हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन यानी डीएवैल्यूएशन कब किया गया था। देखो, डीमोनेटाइजेशन और डिवैल्यूएशन में अंतर है, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, डिवैल्यूएशन पूछा जा रहा है। ये पहली बार किया गया था 1949 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक कैसा बैंक है? यह एक केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बजट को शाम 5 बजे क्यों प्रस्तुत किया जाता है? जल्दी बताओ, सामान्य बजट को शाम 5 बजे क्यों प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शंस थोड़ा लेंदी है लेकिन पढ़ो आप। पहला ऑप्शन क्या है? पहला है आपका, सभी देश इसी समय बजट पेश करते हैं इसलिए हम लोग 5 बजे करते हैं। दूसरा है, इसलिए क्योंकि व्यापारियों को अंश कीमतों से छेड़छाड़ का समय न मिले। तीसरा है आपका, यह परंपरागत सरकारी गोपनीयता है। और चौथा है, यह ब्रिटिश राज के समय से चला आ रहा है ताकि बजट का भारत व ब्रिटेन के साथ साथ विचार विमर्श किया जा सके। तो आपका सही आंसर है वो है डी, ठीक है। ये पौराणिक काल से यानी ब्रिटिश काल से ही चलता रहा है, हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? ये है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, जिसका गठन 1995 में हुआ, ठीक है। इससे पहले इसको हम लोग गैट के नाम से जानते थे, जिसका गठन 1955 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कौन सा वो अधिवेशन है? वो है कलकत्ता अधिवेशन 1911। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। तो भारत के संविधान के प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में जिस हिसाब से लिखा गया है, जिस ऑर्डर में लिखा गया है, उसी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। क्या क्या है वर्ड्स? संप्रभुता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य और लोकतांत्रिक। अरेंज करो। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो आपका संप्रभुता संपन्न आता है, तो आपका ये दो ऑप्शन इसी तरह से निकल जाएगा। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है समाजवादी, तो आपका बी ऑप्शन भी निकल जाएगा। आपका सही आंसर होगा डी, ठीक है। सबसे पहले संप्रभुता संपन्न, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद लोकतांत्रिक और उसके बाद गणराज्य। तो ये है सही ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? जल्दी बताओ कौन सा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 51, ठीक है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकते हैं? जब संसद के दोनों सदनों में अनुमोदित कर दिया जाता है उसके बाद आपातकाल कितने समय तक रहता है? तो ये रहता है 6 महीनों तक, और हर 6 महीना में इसको रिन्यू किया जा सकता है 3 साल तक। अगला क्वेश्चन है, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, वो कैसी प्रक्रिया है? तो वह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन है? तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व वाले प्रदेश कौन कौन है? पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो क्या होगा आपका सही आंसर? आपका सही आंसर होगा पौंडीचेरी और दिल्ली। आप सभी को पता होना चाहिए, पौंडीचेरी और दिल्ली में जो सरकार का सिस्टम है वहाँ पे आपका CM होते हैं, ठीक है। और उनका प्रतिनिधित्व जो है वह राज्यसभा में भी होते हैं, ठीक है। अब आपका एक और न्यू हो जाएगा, वो है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये 3 केंद्र शासित प्रदेश उसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? 1 और 3 यानी C, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मौजूद सबरूम नामक स्थान पर इस राज्य का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाने की घोषणा की गई है? सबरूम कहाँ है ये आपको बताना है।
जिसको हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया और इस राज्य का यह पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज है। तो यह किस राज्य में स्थित है? यह स्थान स्थित है त्रिपुरा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताएं। यानी किसका निर्माण कब हुआ है उसके ऑर्डर में आपको सजाना है। ठीक है, जिसका सबसे पहले हुआ उसको आपको सबसे पहले लिखना होगा। जल्दी बताओ क्या है आपका सही ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे पहले किसका हुआ है? सबसे पहले असम, उसके बाद आपका नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद गोवा। आपका सही ऑप्शन जो है वह हो जाएगा सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये करते हैं रैखिक संवेग संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है। और एक और क्या हो सकता था? जल्दी बताओ कोई कमेंट में मुझे, मैंने बार बार बताया आपको। ये हो सकता है न्यूटन्स का तीसरा नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये थे केपलर। किसने किया था? केपलर ने सबसे पहले ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान करना है आपको। तो पहला टेबल है आपका, देखते हैं क्या क्या है। पहला टेबल है मैनोमीटर, फेदोमीटर, क्रायोमीटर और डीजीमीटर, यानी कुछ यंत्र आपको दिए हुए हैं। क्या इसका काम है वो आपको मैच करना है। तो जल्दी से मैच करो। दूसरे टेबल को देखो, समुद्र की गहराई, गैस का दाब, गैस का घनत्व और निम्न ताप। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। मैनोमीटर का यूज क्या करने के लिए हम लोग यूज करते हैं? मैनोमीटर का यूज तो हम लोग गैस का घनत्व मापने के लिए मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। गैस का घनत्व नहीं, गैस का दाब। दूसरा है आपका फेदोमीटर, फेदोमीटर समुद्र की गहराई। तीसरा है आपका क्रायोमीटर, क्रायोमीटर निम्न ताप को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और डीजीमीटर का इस्तेमाल हम लोग गैसों के घनत्व को मापने के लिए करते हैं। ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तरंग दैर्घ्य अधिकतम किसकी होती है? देखो इसके बारे में मैंने पहले बताया हुआ और मैंने बार बार बोला है कि इससे क्वेश्चंस बनता है। ठीक है। आज मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इन चारों में से जल्दी बताओ तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका है? तो ये आपका अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड का। ठीक है। सबसे कम होता है गामा किरण का। ऑर्डर मैंने बताया हुआ है किस ऑर्डर में है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। ध्वनि, अच्छा यहाँ से एक चीज मैं बता देता हूँ, जिसको पढ़ना होगा जाके पढ़ लेना एक बार। अवरक्त किरण का यहाँ पे सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक अवरक्त किरण का होता नहीं, सबसे अधिक होता है रेडियो का, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। ध्वनि स्वर की पिच किस पर निर्भर करती है? ये करती है आवृत्ति पर, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत तार स्थापन यानी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग जो किया जाता है वह किस रूप में किया जाता है? किस रूप में रहता है वो पैरेलल में किया जाता है यानी समांतर में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है ये आपका। मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को निम्न में से क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जो गलती हो जाता है उसको हम लोग बग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की स्मृति यानी मेमोरी को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट में कितना होता है? जल्दी बताओ, एक बाइट में क्या होता है? तो एक बाइट में 8 बाइनरी अंक या बीट्स होते हैं। ठीक है, इसको बीट्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल मिश्र धातु है तांबा, टीन और जिंक का। किसका है? तांबा, टीन और जिंक का मिश्र धातु है गन मेटल। अगला क्वेश्चन है, उस शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ कौन सा है? जल्दी बताओ, शराब में कौन सा एक हानिकारक पदार्थ है जिसके कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं? तो वो कौन सा हानिकारक पदार्थ है? वो है आपका
मिथाइल अल्कोहल। कौन सा है? मिथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है भारी जल एक प्रकार का है, तो भारी जल को हम लोग किस तरह से इंडस्ट्री में यूज करते हैं? किस तरह से यूज करते हैं? मंदक या मॉडरेटर के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? किसने की थी? चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक इन चारों में से कौन है? यह है चांदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रक्त की पीएच कितनी होती है? रक्त की पीएच होती है 7.4। देखो आज सारे क्वेश्चंस आसान है, जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। अगला क्वेश्चन है दूध निम्न में से किसका उदाहरण है? दूध निम्न में से किसका उदाहरण है? यह पायस का उदाहरण है। ठीक है, इमल्सन का। अगला क्वेश्चन है नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार कैसा होता है? नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है? अगर एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डालोगे, अगर वो नीला है आपको दे दिया गया, तो आपके लिए क्वेश्चन और आसान हो गया, ये हो जाता है लाल। लेकिन आपको याद रखना है कि कन्वर्सन किस कलर से किस कलर में होता है। ठीक है, आपको एग्जाम में हो सके नीला नहीं दिया रहेगा तो आपको कन्वर्सन पूछा जाएगा। अगर एसिड में डालते हो तो नीले से लाल हो जाएगा, और अगर बेस में डालते हो तो लाल से नीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर आपका दो टेबल है, इसको मैच करना है। तो चलो देखो मैच करके बताओ क्या होगा सही आंसर। पहला है आपका मलेरिया, दूसरा है फैलेरिया, फिर है एंसेफ्लाइटिस, उसके बाद है ल्यूकेमिया। आपको ये बताना है कि ये हमारे किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया जो है वह रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ठीक है। उसके बाद आपका है फाइलेरिया। तो फाइलेरिया किसको प्रभावित करता है? फाइलेरिया प्रभावित करता है लसिका ग्रंथि को। ठीक है। इसके बाद है एंसेफ्लाइटिस। एंसेफ्लाइटिस किसको प्रभावित करता है? तो ये करता है मस्तिष्क को, इसको मस्तिष्क ज्वार भी कहते हैं। इसके बाद है लुकेमिया। लुकेमिया किसको प्रभावित करता है? तो बोन मैरो को। ठीक है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में किस अंग को प्रभावित किया जाता है? यह है आपके मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन है शरीर में उत्तकों का निर्माण है, शरीर में उत्तकों का निर्माण क्या होता है? तो शरीर में उत्तकों का निर्माण किस चीज से होता है, यानी किस चीज से होता है? ये होता है प्रोटीन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लार या सलाइवा किसके पाचन में सहायक है? तो सलाइवा स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। और सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? तो चाइना मैन किसको कहा जाता है? जल्दी बताओ, ऑप्शंस पढ़ो और बताओ चाइना मैन किसको कहते हैं। ये कहते हैं बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद को हम लोग चाइना मैन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है ये है कोलकाता। ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है? किसी को कोई आइडिया? एंथ्रोपोलॉजी क्या है? यह है मानव विकास का अध्ययन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीजक का रचयिता कौन है? बीजक का रचयिता कौन है? जल्दी बताओ। बीजक का रचयिता, तो बीजक का रचयिता है कबीरदास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक इनमें से कौन है? तो ये हैं बिरजू महाराज। ठीक है। बिरजू महाराज कथक के उत्कृष्ट नर्तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा, जल्दी बताओ कौन सी भाषा नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा जर्मनी नहीं है। ठीक है। देखो सबसे पहली बात, अगर संयुक्त राष्ट्र का बात करें तो इसमें मेन दो भाषा जो है, आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है मेन दो भाषा कौन कौन सी है? तो ये है आपका इंग्लिश और फ्रेंच। क्लियर है। आपको ये आना चाहिए संयुक्त राष्ट्र की कार्य करने वाली जो मेन दो भाषा है वो है इंग्लिश और फ्रेंच। इसके अलावे भी
कुछ भाषा है जिसको मान्यता प्राप्त है, वो कौन कौन सा है? वो है चाइनीज, उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है रसियन, उसके बाद है आपका अरबी, ठीक है, और उसके बाद है स्पेनिश। तो ये 4 इधर हो गया, 2 भाषा आपका इंग्लिश और फ्रेंच हो गया, यानी टोटल 6 भाषा को मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ आपका जर्मनी जो है वह हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? ये है मलयालम। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा है? भारत के कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा है? जल्दी बताओ, कितना राज्य है? वो है टोटल 9 राज्य जहाँ पे हिंदी राजभाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? अंटार्कटिका, ध्यान रखना अंटार्कटिका पूछा जा रहा है या आर्कटिक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अंटार्कटिका का बात किया जा रहा है। इसमें प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? ये दिया गया दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम दिया गया था? दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं? चकमा, चकमा कहाँ के शरणार्थी है? तो चकमा है बांग्लादेश के शरणार्थी। अगला क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो नोबेल पुरस्कार 67 में किस चीज का स्थापित किया गया था? अर्थशास्त्र का, ठीक है। और आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है सबसे लेट में, ठीक है, सबसे लेट में किस डिपार्टमेंट में नोबेल पुरस्कार स्थापित किया गया? तो वह है आपका अर्थशास्त्र, क्योंकि नोबेल पुरस्कार 1901 से ही दिया जा रहा है, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1967 से चालू हुआ। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस वर्ष प्रथम बार दिया गया? ये दिया गया 1969 में। कब दिया गया था? 1969 में प्रथम बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा को। अगला क्वेश्चन है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थित है? एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है? ये स्थित है कोयंबटूर में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विमान निर्माता कंपनी ने ड्रीम लाइनर नाम से एक नई अत्याधुनिक विमान तैयार किया है? ड्रीम लाइनर किस विमान निर्माता कंपनी का एक अत्याधुनिक विमान है? तो ये है बोइंग का। किसका है? बोइंग का। अगला क्वेश्चन है 45 वर्ष बाद भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई नई रेल सेवा का क्या नाम है? भारत और बांग्लादेश के बीच नई रेल सेवा जो शुरू की गई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था मैत्री एक्सप्रेस। क्या नाम था? मैत्री एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रेलवे ने लाइफलाइन एक्सप्रेस नाम से रेल अस्पताल का शुभारंभ किया जो रोगी के पास खुद चलकर जाएगी। एड्स की रोकथाम के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। वह कौन सी है? एड्स के लिए जो ट्रेन चलाई गई थी उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेड रिबन एक्सप्रेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बौद्ध त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? बौद्ध त्रिरत्नों में कौन सा शामिल नहीं है? बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों है बौद्ध त्रिरत्न में, अहिंसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? जैन धर्म का सिद्धांत कौन सा नहीं है? अनेकांतवाद, न्यायवाद, स्यादवाद और शून्यवाद। इसमें जैन धर्म में क्या नहीं है? जैन धर्म में आपका शून्यवाद नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? कब बैठा था? ये बैठा था, देखो क्या क्या ऑप्शन, 445, 585, 495। तो यहाँ पे आपको अजातशत्रु का कोई भी नहीं दिख रहा है।
ठीक है। अजातशत्रु 493 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखना कब बैठा था, 400 ईस्वी नहीं, ईसापुर 493 BC में ये मगध की गद्दी पर बैठा था। अच्छा, अजातशत्रु का एक उपनाम भी है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है कुनिक। कुनिक के नाम से किसको जानते हैं, अजातशत्रु को जानते हैं। ठीक है, किस धर्म का ये अनुयायी था, तो यह जैन धर्म को फॉलो करता था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्गीय काका हथरसी थे एक प्रसिद्ध, स्वर्गीय काका हथरसी, काका हथरसी क्या थे, तो काका हथरसी एक हास्य कवि थे। क्या थे, एक हास्य कवि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन निवासी है सामान्यतः, तो पेंगुइन, क्यूट क्यूट पेंगुइन आप देखते हो, ठीक है, कहाँ के निवासी हैं, जल्दी बताओ कहाँ के निवासी है पेंगुइन, तो पेंगुइन निवासी है अंटार्कटिका क्षेत्र के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो देखो पांचवें वर्ग का बात किया जा रहा है, यानी फिफ्थ ग्रुप का। ग्रुप आप जानते हो, थोड़ा सा मैं इसमें क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, जल्दी से पहले आंसर बताओ, पांचवें वर्ग में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड यानी बेसिक ऑक्साइड बनाता है, कौन सा है वो है बिस्मथ। ठीक है, बिस्मथ। अच्छा, ये किस ग्रुप में है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जब आप देखते हो तो 2 कॉलम आपका इधर रहता है, फिर बीच में आप देखते हो ब्लैंक रहता है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक रहता है। ठीक है, अब इसमें फिर आपका अलग अलग कॉलम होता है। तो कई जगह आपको कॉलम या तो 8 मिलेगा या 18 मिलेगा। सही आंसर जो है 18, पर हम लोग अपने सहूलियत के हिसाब से इसको 8 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्यों लेते हैं, क्योंकि 1 2 उसके बाद हम लोग यहाँ से 3 4 5 6 ऐसे हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। पर जनरली ऐसा होता नहीं है। जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे पहला पीरियोडिक टेबल पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये होता है आपका तीसरा कॉलम। ठीक है, फिर चौथा कॉलम, इस तरह से। तो ये पांचवां वर्ग जो है, ये या तो पांचवां लिखा जा सकता है या 15th लिखा जा सकता है, 15वां। ठीक है, अगर हम लोग बेसिकली 18 कॉलम का अगर बात करें तो उसमें से ये हो जाए आपका 15वां। ठीक है, ये चीज समझ लेना सबसे पहली बात। इसी को हम लोग 5वां भी लिख देते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, तो दोनों का प्रेजेंटेशन को आपको आना चाहिए कि किस रूप में आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपसे एलिमेंट दिए हुए हैं, इस कारण से आप इसको क्वेश्चन को गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सबसे अधिक क्षारीय ऑक्साइड है, इस कारण से आपका आंसर हो जाएगा बिस्मथ, क्योंकि बिस्मथ ही इस ग्रुप में सबसे अधिक बेसिक ऑक्साइड बनाता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 83। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, यौगिक यानी कंपाउंड, तो कौन सा एक यौगिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। संगमरमर, पीतल, ग्रेफाइट, पेट्रोलियम कोक। बहुतों को तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन का आंसर हो क्या सकता है। तो आपका सही आंसर है वो है संगमरमर। ठीक है, संगमरमर आपका एक यौगिक है। पीतल आपका एक एलॉय है, यानी मिश्र धातु है। ठीक है, मिश्र धातु का प्रॉपर्टी यौगिक नहीं हो सकता, मैंने इसको पहले भी लिया हुआ है। ठीक है, ग्रेफाइट एक तत्व है, यानी ये एक एलिमेंट है। और पेट्रोलियम कोक ये एक मिक्सचर है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कंपाउंड क्या हो जाएगा, संगमरमर। अगला क्वेश्चन है, मानव समूह संबंधित है, मानव समूह किससे संबंधित है, जल्दी बताओ। मानव समूह किससे संबंधित है, ऑप्शंस लेंदी है पर जल्दी जल्दी पढ़ के इसको आंसर करो। मानव समूह किससे संबंधित है, देखो तो मानव संबंधित है फाइलम कार्डेटा से, और इसके अंतर्गत जो क्लास मेमेलिया आता है उससे संबंधित है। तो मेमेलिया तो आपको पता है, लेकिन मेमेलिया यहाँ पे 2 चीजों में है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो फाइलम हमारा क्या है, फाइलम हमारा है कार्डेटा। ठीक है, उसके अंतर्गत किस क्लास में हम लोग आते हैं, मेमेलिया क्लास में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है। मच्छरों द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी कौन कौन सा है, डेंगू फीवर फैलती है, फिलरेसिस फैलती है, स्लीपिंग सिकनेस ये नहीं फैलती है मच्छरों के द्वारा। ये किसके द्वारा फैलती है, जल्दी से बताओ, किसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस फैलती है, तो यह है आपका सीसी मक्खी। ठीक है, उसके द्वारा फैलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानक समय उस मानक यमोत्तर रेखा के आधार पर नियत किया जाता है जो कहां से गुजरता है, ये गुजरता है इलाहाबाद के
नैनी नामक स्थान से। अगला क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी के अंदर शैल मूल या मैग्मा के घनीभवन से बनती है। क्या बोला जा रहा है कि अगर अर्थ क्रस्ट के अंदर में मैग्मा जम जाए, ठीक है, तो इससे किस चीज का निर्माण होता है? किस चीज का निर्माण होता है? ये होता है आपका पतालीय चट्टानों का। कैसा होता है? पतालीय चट्टान या प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। प्लूटोनिक रॉक्स का निर्माण कैसे होता है? अगर भूप्रवृत्ति के अंदर मैग्मा जम जाए। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं किस चीज से? किससे से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं हॉर्मुज जलडमरू से। हॉर्मुज जलडमरू से अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरगढ़, मयूरभंज और क्योंझर की लौह अयस्क की खानें स्थित है। ये सारे लौह अयस्क की खानें कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही, ये ओडिशा में स्थित है। कौन कौन सा? सुंदरगढ़, मयूरभंज और क्योंझर। अगला क्वेश्चन है, दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्थल संयोजक, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक आपका जल डमरू, ठीक है, एक है स्थल डमरू। ये जल डमरू और इसको स्थल संयोजक जो है, इसको स्थल डमरू भी कहते हैं, ठीक है। तो स्थल जल डमरू जो है, स्थल डमरू जो है, ठीक है, स्थल संयोजक है। यह दो विशाल क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग है। और जल डमरू क्या है? दो बड़े जल क्षेत्र को जोड़ने वाला पतली नहर टाइप से बोल सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग जल डमरू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वलित पर्वतों से बनने का कारण, वलित पर्वतों के बनने का कारण क्या है? वलित पर्वतों के बनने का कारण क्या है? यह है क्षैतिज संपीड़न बल। वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है? तो देखो, फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है जब पृथ्वी के अंदर कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है, ठीक है। उसके कारण से क्या होता है? दरारें पड़ जाती है, इस तरह से फोल्ड पड़ जाती है। इसी को हम लोग फोल्ड माउंटेन के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? हमारे यहाँ ही सबसे नवीनतम एग्जाम्पल है वो है हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने निम्नलिखित में से किसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? किसको भेजा था? ये भेजा था महेंद्र को। अशोक का पुत्र और पुत्री कौन कौन था जिसको इसने प्रचार के लिए भेजा था? किसी को कोई आइडिया है? तो महेंद्र इसका पुत्र था, अशोक का पुत्र था, और पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा, ठीक है, संघमित्रा। तो महेंद्र प्लस संघमित्रा, इस दोनों को श्रीलंका भेजा गया था अशोक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को पराजित किया था किसने? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। और हर्ष, अगर आपसे पूछा जाए कि हर्षवर्धन ने इसको पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। और एक और चीज आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का जो फाइट हुआ था वह किस नदी के किनारे हुआ था? कोई मुझे कमेंट में बताओ, किस नदी के किनारे हुआ था? यह हुआ था नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय जो पराजित हुआ वह किस युद्ध में पराजित हुआ था? वह हुआ था वतापी के युद्ध में, ठीक है। ये सारे चीजें हैं जो अलग अलग क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, पुलकेशिन द्वितीय जो था यह किस वंश का शासक था? तो यह किस वंश का था? यह था चालुक्य वंश का, ठीक है। नरसिंह वर्मन किस वंश का शासक था? यह था पल्लव वंश का, ठीक है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना जाने लगा, तो वह कौन सा शासक था? वो कौन सा शासक था? वह शासक था सिकंदर लोदी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था 1504 ईस्वी में, ठीक है। और इसने ट्रांसफर भी 1504 ईस्वी में ही किया था अपना जो राजधानी है उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई?
कब हुई? ये हुई प्रथम विश्व युद्ध के समय। जो भी आपके ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से आपको आंसर करनी है, ठीक है। कब हुई थी? 1916 ईस्वी में, ठीक है। 1916 ईस्वी के दौरान क्या चल रहा था? यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसी के दौरान होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में किया और एनी बेसेंट ने मद्रास में किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं सूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 10वीं सूची, 12 सूचियां हैं टोटल, उसमें से 10वां सूची जो है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, ठीक है। और कौन सा संविधान संशोधन इससे संबंधित है? कोई मुझे बताओ, दल बदल विरोधी कानून से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? यह है 52वां, बिल्कुल सही, ठीक है। और कब हुआ था यह 52वां संविधान संशोधन? ये 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेनाओं की कमान जिस नेता के हाथ में थी वह कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का बात किया जा रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो इसका लीडर था, ठीक है, स्वतंत्रता का जो भी सेना वगैरह था, ठीक है, उसके जो लीडर थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन, जो वहां के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी जाने गए। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ? यह हुआ 1776 ईस्वी में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, ठीक है। और अगर अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध का हम लोग बात करें, ये 76 में प्राप्त हो गया था, पर युद्ध पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, चल ही रहा था, यानी मनमुटाव वगैरह वो सब चल ही रहा था। तो ये जाके 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि से खत्म हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द कुकी नेशनल आर्मी। द कुकी नेशनल आर्मी बलवाइयों का एक समूह है, कहाँ का? ये बलवाइयों का मतलब समझ में आता है? तो बलवाई का अर्थ जो होता है, ठीक है, एक वर्ड होता है बलवा, उसी का प्लूरल है बलवाई। तो बलवा का मतलब होता है दंगा फसाद करने वाले लोग, ठीक है, जो दंगा वगैरह फैलाते हैं, तो उनको हम लोग बलवा बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आया द कुकी नेशनल आर्मी ये कैसा है? तो यह एक दंगाइयों का एक ग्रुप है, ठीक है। कहाँ का ग्रुप है ये मणिपुर का एक ग्रुप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग की लंबाई कितनी होती है? यह क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग की लंबाई 0.4 माइक्रोन होती है। कितनी होती है? 0.4 माइक्रोन। अगला क्वेश्चन है, किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? परमार राजा कौन था जिसने स्वर्ण मुद्रा चलाया था? तो वो था उदयादित्य, ठीक है। परमार वंश की अगर हम लोग बात करें तो परमार वंश के संस्थापक कौन है? ये हैं उपेंद्र राजा, ठीक है, राजा उपेंद्र। इन्होंने परमार वंश की स्थापना की और इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी धारा नगरी। कहाँ थी? धारा नगरी, ठीक है। और अगर सबसे अधिक परमार वंश के सबसे अधिक शक्तिशाली राजा का बात करें तो वो कौन है? जल्दी बताओ, किसी को अगर पता है तो। सबसे शक्तिशाली राजा परमार वंश का कौन था? तो सबसे शक्तिशाली राजा था राजा भोज। क्या नाम था उसका? राजा भोज। बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? ये था बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ राजा साहू का प्रथम पेशवा था। अच्छा, अगर हम लोग बात करें मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? तो बताओ किसको जाना जाता था? तो ये बालाजी विश्वनाथ को ही जाना जाता था मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? नियुक्तियों में जो भेदभाव किया जाता है वह किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? किस एक्ट के धाराओं के तहत? तो कौन सा एक्ट है वो एक्ट है 1833 का एक्ट। कौन सा एक्ट है? 1833 का एक्ट, ठीक है। इसमें कंपनियों का जो व्यापारिक अधिकार है, ठीक है, जो उस वक्त था वह पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। व्यापारिक अधिकार का अगर बात करें तो यहाँ पे 2 ईयर आता है, एक 1813 और एक 1833। इस दोनों में आपको कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, तो यहाँ से कंफ्यूजन आपको समाप्त करना है। 1813 में क्या हुआ कि भारत में एकाधिकार समाप्त किया गया था, ठीक है। लेकिन 1813 में ही चाइना में व्यापार करने का 20 साल का एकाधिकार इसको मिल गया था।
किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन 20 साल पूरा कब हो गया? 1833 में, और 1833 में पूरी तरीके से क्या हो गया? एकाधिकार समाप्त हो गया कंपनी का। ठीक है, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप क्लियर कर लो। और 1833 के एक्ट में ही जो नियुक्तियों में भेदभाव था उसको भी समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा देश है वो देश है सिंगापुर। अच्छा, आप सभी अब मुझे कमेंट में बताओ, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? किसने किया था? वो किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। कब किया था? 1942 में। आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, अगर आपको ईयर दे दिया जाए 1943 तो आपका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, अगर आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, क्योंकि 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्गठन किया था आजाद हिंद फौज का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुरक्षित पेय की आपूर्ति के लिए जल साथी कार्यक्रम शुरू किया है? जल साथी कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया है? ये किया गया है ओडिशा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। जल्दी बताओ कौन सा युग्म है वो जो सुमेलित नहीं है? तो वह है आपका, एक तरफ से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905, तो ये तो बिल्कुल सही है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा क्या किया गया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। रामकृष्ण मठ स्वामी विवेकानंद 1887 में नहीं, 1897 में की गई थी। ठीक है, आपका लगता है आंसर यही होना चाहिए। चलो आगे देख लेते हैं। गदर पार्टी हरदयाल परमानंद काशीराम 1913, ये तो बिल्कुल सही है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल परमानंद काशीराम इन लोगों के द्वारा किया गया था 1913 में। ठीक है, उसके बाद आपका पूना सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता 1867, तो पूना सार्वजनिक सभा का फिरोज शाह मेहता ने नहीं किया था, किसने किया था? ये किया गया था पूना सार्वजनिक सभा का एमजी रनाडे के द्वारा। ठीक है, एमजी रनाडे के द्वारा ये किया गया था। तो आपका ये भी गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है। ठीक है, 1897 होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपका गलत क्या है? आपका गलत है डी, यानी आपका सही आंसर डी हो जाएगा। तो याद रखना, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में ही हुई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह मेहता के द्वारा नहीं, बल्कि एमजी रनाडे के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5 सागरों का प्रदेश किसे माना जाता है? 5 सागरों का प्रदेश कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशिया को। किसको कहा जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया को कहा जाता है 5 सागरों का प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन सी हैं? संसद की वित्तीय समितियां, लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, इसमें से कौन सा वित्तीय समिति है? तो ये तीनों है वित्तीय समिति। ठीक है, कौन कौन सा है? ये तीनों वित्तीय समिति है। अच्छा, लोक लेखा समिति का अगर बात करें तो लोक लेखा समिति में बहुत बार आपसे पूछा गया कितने मेंबर्स होते हैं। जल्दी से बताओ कोई मुझे, कितने मेंबर्स होते हैं? बिल्कुल सही, 22 मेंबर्स होते हैं टोटल। ठीक है, इस 22 मेंबर्स में से 15 जो है वह लोकसभा से होता है और 7 राज्यसभा से। क्लियर है? इसके बाद आपका प्राक्कलन समिति, यहां से भी पूछा जाता है कितने मेंबर्स होते हैं। इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, और ये 30 का 30 मेंबर्स जो है वह लोकसभा का ही होता है, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि लोक लेखा समिति का जुड़वां बहन, ठीक है, लोक लेखा समिति का जुड़वां बहन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? ये कहते हैं प्राक्कलन समिति को। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे यहां से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति के चुनाव का बात किया जा रहा है, जल्दी बताओ। स्टेटमेंट्स लंबे लंबे हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। जल्दी बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलो देखते हैं, एक तरफ से मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूं। यदि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिया गया हो तो यह चुनाव नहीं हो सकते। राष्ट्रपति के चुनाव में इससे कोई संबंधित नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय इस चुनाव में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय ही हस्तक्षेप करता है अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई प्रॉब्लम हुआ तो।
अगला है सभी राज्य विधानसभाओं के कुल मतों की तुलना में संसद में कुल मतों की तुलना अधिक होनी चाहिए। ये क्या फंडा है? देखो इसको समझो, क्या बोला जा रहा है? सभी राज्य विधानसभाओं की कुल मतों की तुलना में संसद में कुल मत की तुलना अधिक होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और डी स्टेटमेंट देख लेते हैं। कोई प्रत्याशी यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता। तो ये तो निर्वाचित हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आपका सही स्टेटमेंट है वह है सी, ठीक है। अब इसको समझो कि इसमें कहा क्या गया है। इसमें यह कहा गया है कि जितने भी राज्य विधानसभा है, ठीक है, आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेता है? राज्य विधानसभा हिस्सा लेते हैं, और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो हिस्सा लेते हैं, और फिर संसद जो है यानी हमारे पार्लियामेंट के निर्वाचित सदस्य वो हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अब आपसे अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसको अगर समझने की कोशिश करो तो जितने भी राज्य विधानसभा है उसका जो कुल मत होगा वह तो हमेशा संसद में कुल मत जितना होगा उससे अधिक ही होगा। ऑब्वियस है ना, इतने सारे राज्य हैं उसमें से सबका निर्वाचित सदस्य, ये तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका सही स्टेटमेंट सी ही होगा। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह है अलकनंदा नदी के तट पर, ठीक है। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? टोम्बोलो स्थलाकृति का बात किया जा रहा है, कैसे होता है इसका सागरीय एक्शनों से इसका होता है, यानी जो भी ओशियन सेक्शंस हैं इससे आपका टोम्बोलो नाम का एक स्थलाकृति निर्मित होता है। आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट यहाँ से नहीं बनता है, बस आपको याद रखना है, ठीक है। टोम्बोलो जो है यह सागरीय जल द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है। इसी तरह से बहुत बार पूछा गया आपसे गीजर किसके द्वारा है? यह भूजल के द्वारा। यह सागरीय जल टोम्बोलो हुआ, ठीक है। भूजल मतलब अंडरग्राउंड वाटर, इससे जो बनता है स्थलाकृति उसको हम लोग गीजर बोलते हैं। देखो गीजर उसको बोलते नहीं है, गीजर एक स्थलाकृति का नाम है जो भूजल से निर्मित होता है, यानी ग्राउंड वाटर से निर्मित होता है, ठीक है। एक डोलाइन है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा डोलाइन का निर्माण कैसा होता है, तो ये भी अंडरग्राउंड वाटर से होता है, ठीक है। इसी तरह से एक और पूछा जाता है फ्योर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, फ्योर्ड का निर्माण कैसे होता है? फ्योर्ड का निर्माण हिमनद से होता है। किससे होता है? हिमनद यानी ग्लेशियल बॉडी से, ठीक है, ग्लेशियर से। इसी तरह से ड्रमलीन एक पूछा जाता है, ड्रमलीन का निर्माण कैसे होता है? इसका भी हिमनद से होता है, ठीक है। तो ये और भी मैं बता सकता हूँ, एक दो और बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही मैं बता रहा हूँ। लेगून आपने देखा होगा क्वेश्चन में, बहुत बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में लेगून, तो ये पवन के द्वारा होता है, ठीक है, यानी विंड से लेगून। और लोएस मैदान भी आपसे पूछे जाते हैं, तो लोएस मैदान भी पवन के द्वारा यानी विंड के द्वारा ही निर्मित होता है, ठीक है। अब चलो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो एक बार, जो मैंने अभी आपको 4-5 नाम बताया, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे के क्वेश्चंस में हो सकता है मैं पूछ लूं कभी, ठीक है। सबसे पहले आपका टोम्बोलो है, तो आपने टोम्बोलो देख लिया, ये सागरीय जल द्वारा निर्मित है। इसके बाद मैंने आपको बताया था गीजर मैंने क्या बताया? गीजर मैंने बताया अंडरग्राउंड वाटर से, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया था? गीजर के बाद डोलाइन भी अंडरग्राउंड वाटर से। इसके बाद मैंने फ्योर्ड बताया, फ्योर्ड किससे? हिमनद के द्वारा। और ड्रमलीन मैंने बताया, ठीक है, क्या बताया मैंने? ड्रमलीन किससे? ये भी हिमनद के द्वारा, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 बताया था, लेगून और लोएस, ये दोनों पवन के द्वारा निर्मित है। ये सारे याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीकी संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दक्षिण अफ्रीकी संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह केप टाउन है, ठीक है। कौन सा है? केप टाउन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को जाना जाता है? किसको कहा जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप? कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बेल्जियम को, ठीक है। अच्छा, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? जल्दी बताओ, क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? तो ये करती हैं दाब विद्युत प्रभाव से, ठीक है। इसको हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव भी बोलते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, पौधे मृदा से अपना भोजन किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? पौधे मृदा से अपना भोजन किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? जल्दी बताओ। ये है आपका विलियन यानी सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। गैसियस, ठोस, कोलाइड, ये सब तो कंफ्यूज करने के लिए आपको है। आपको पता है कि जो भी मिट्टी में चीजें पाई जाती है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, इसलिए सॉल्यूशन फॉर्म में पौधे ग्रहण करते हैं वहां से चीजों को। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? यह है गुजरात। सेकंड नंबर पे किसका स्थान है? यह है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? हीरे की खनिजीय बनावट कौन सी है? आसान सा क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। वो है आपका कार्बन। हीरा जो है वह कार्बन का अपरूप है, ठीक है। और सबसे शुद्ध अपरूप अगर कार्बन का जाना जाता है तो वो हीरा को ही जाना जाता है, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट, ये दो चीजें आपसे पूछी जाती है, ठीक है। अच्छा, कार्बोरेंडो किसको जाना जाता है? कोई मुझे बताओ। कार्बोरेंडो के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये हीरा को ही जाना जाता है, ठीक है। काला हीरा, आपने नाम सुना होगा कभी, काला हीरा। तो काला हीरा को कार्बोरेंडो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका शेप कैसा होता है? हीरा का संरचना, स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछा जाए, यह चतुष्फलकीय होता है, ठीक है। यानी चतुष्फलकीय, आप शेप जानते हो ना कैसा होता है, ठीक है। इस तरह का आप जो शेप पढ़ते हो, ठीक है, ये कैसा होता है? ये चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रन शेप इसका होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? जल्दी बताओ, शायद पहले भी सेट में आ चुका है। ये है भारत। संसार में सबसे अधिक डाकघर भारत में है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? यह लोहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइका जिसको अब्रक कहते हैं, किस काम में लाई जाती है? अब्रक का काम हम लोग किस रूप में करते हैं? अब्रक का काम हम लोग विद्युत उद्योग में करते हैं। विद्युत उद्योग में कैसे करते हैं? अब्रक जो है वह विद्युत का कुचालक है, ठीक है। यानी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इस कारण से उसको हम लोग हैंडल वगैरह बनाने में, या जो मीट आप देखते हो ना वो फ्यूज, ठीक है, फ्यूज जो बनाया जाता है वो सब बनाने में हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है? तो इसमें से फॉसिल फ्यूल का उदाहरण कौन सा है? ये आपका प्राकृतिक है। फॉसिल फ्यूल क्या क्या होता है? जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपके निकलते हैं या कोल निकलता है, ठीक है, या नेचुरल गैस है, ये सभी हैं फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, संवेग की वही इकाई है जो डैश की इकाई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिजिक्स से, और आई होप कि आपका जो ओवरऑल आज क्वेश्चन था वो इजी था, ठीक है। आप सभी ने सब आंसर किया होगा। तो संवेग वही इकाई है जो किसी और का इकाई है। किसका इकाई है? तो आपका सही आंसर है वो है आवेग। अब यहाँ से आप तभी ये आंसर कर पाओगे, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन है। आपको अगर फॉर्मूला आता है, यूनिट आता है, मैं बार बार बोलता हूँ यूनिट आपको क्लियर रखना है, ठीक है। संवेग यानी मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मैंने बताया आपको फॉर्मूला, P = mv, मास इंटू वेलोसिटी। यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा kg, क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। यही तो होगा ना, kg मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम लोग आवेग का यूनिट देखें यानी इम्पल्स का देखें, या तो इसका होगा न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड। ये होता है आवेग का यूनिट, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड, यानी संवेग और आवेग का दोनों यूनिट बराबर है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित किस पुस्तक का हाल ही में ब्रेल संस्करण लॉन्च किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बुक लिखा था, उसका ब्रेल संस्करण लॉन्च किया गया, वह है एग्जाम वॉरियर्स, ठीक है। तो ओके गाइस, आई होप कि आपका भी आज जो सेट आपने दिया इसमें कुछ चीज़ों का रिवीजन हुआ होगा, कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।